हेलो दोस्तों, वेलकम टू वी आर ट्रिकी। हम लोग शुरू कर रहे हैं लूसेंट बुक के हिंदी ग्रामर से। हिंदी ग्रामर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं लूसेंट की बुक के, जो कि नया एडिशन होगा हमारा 2020 का एडिशन होगा, उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे हिंदी ग्रामर के, उसकी शुरुआत कर रहे हैं हम। अगर आपको टेस्ट करना हो अपना कोई भी ग्रामर का चैप्टर तो आप ये पूरा वीडियो देख सकते हैं। आज हम जो शुरू करेंगे वो हमारा होगा वर्णमाला का टेस्ट होगा, यानी कि वर्णमाला से अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप इस वीडियो से प्रैक्टिस पूरी कर सकते हैं वर्णमाला की, यानी कि अल्फ़ाबेट की। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग लूसेंट बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि हिंदी ग्रामर की होगी। उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ये हम वर्णमाला से शुरू कर रहे हैं हमारा चैप्टर हिंदी ग्रामर का। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है इनमें से? शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग वर्ण कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। यहाँ पे ये परिभाषा पूछा हुआ है सीधे, वर्णमाला किसे कहते हैं। अगर आपने वर्णमाला का चैप्टर पढ़ रखा है या फिर पढ़ना चाह रहे तो आप यहाँ से देख सकते हो कि वर्णमाला में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। इसको पूरा देखेंगे। हमारे पास 41 क्वेश्चन है जो कि लूसेंट बुक के हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, वर्णमाला कहते हैं तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी कि इसका परिभाषा भी यही हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से कंठीय ध्वनि कौन सी है, यानी कि ऐसा कौन इनमें से कौन सा है जिसे हम कंठ से उच्चारण कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा है, पहचान सकते हैं। इसका आंसर होगा क और ख, जिसको हम कंठ से बोल सकते हैं। आप कंठ पे अपने कंठ पे यहाँ पे हाथ रख के देखिए और क और ख बोलिए तो आपको झंझनाहट वहाँ पे होगी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हमारा क और ख। और अब ये जो क वर्ग है, यानी कि क ख ग घ, ये जो है वो कंठ से ही बोले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर जहाँ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, मैं उसको बताऊंगा ताकि आपका रिवाइज भी हो, ठीक है। चौथा, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य, यानी कि आपका जीभ जब थोड़ा सा घूमता है तो उसको मूर्धन्य कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इसका जो ट ठ ड ढ जो वर्ग होता है, ट का वर्ग होता है, वो जितने भी होते हैं उसमें से कोई भी आ जाए तो वो हमारा मूर्धन्य वर्ग होता है। अगर यहाँ पे ट और ठ भी देता तो वो भी मूर्धन्य होता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन अल्प प्राण वर्ग है। निम्न में से किसको जो है वो अल्प प्राण कहते हैं। तो पांचवा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास अल्प प्राण हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से नासिकीय व्यंजन कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्न में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है, यानी कि हम नाक से उच्चारण किसका करते हैं। तो नाक से उच्चारण ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए नाक से उच्चारण करने के लिए हमारा जो पंचमाक्षर होता है, यानी कि क ख ग घ, घ के बाद ये चार हो गया अंग, ये जो आता है ये हमारा पंचमाक्षर में आएगा। फिर उसके बाद ये हमारा पंचमाक्षर में आएगा, म पंचमाक्षर में आएगा, ठीक है। तो इसके अनुसार यहाँ पे जो दिया हुआ है उसका आंसर हो जाएगा नासिकीय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं। तो ए और ए वर्ण यानी कि ये कहाँ से हम उच्चारण कर सकते हैं, तो इनका उच्चारण होता है कंठ और तालु, ये दोनों से मिलाकर, जिसको हम कहते हैं कंठ तालव्य। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण कौन से हैं। अयोग वाह इनमें से कौन से वर्ण जो हिंदी वर्णमाला में हैं। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से बताइए कि किस शब्द को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। द्वित्व व्यंजन कहते हैं, द्वित्व व्यंजन यानी कि वो व्यंजन हो गया जिसके बाद वही जो व्यंजन है
कहने का मतलब कि जब भी कोई शब्द किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति लगातार होती है। इसका 9 का आंसर हो जाएगा, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। 9 का आंसर होगा दिल्ली। जैसे कि यहाँ पे देखिए ल जो है हमारे पास वो क्या है, लगातार एक ही व्यंजन है, ल भी व्यंजन है और फिर उसके बाद ये ल आया वो भी व्यंजन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 10 देख लेते हैं। तलावी स, मूर्धन्य स, दांती स और ह कौन सा व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि ये चारों जो है वो एक व्यंजन में आते हैं और उनको क्या कहते हैं, तो इसका हो जाएगा, इन सबको संघर्षी व्यंजन कहते हैं, तो इसका आंसर होगा संघर्षी व्यंजन। अब देखिए इनको एक और नाम से जाना जाता है, इनको उष्मी व्यंजन भी कहा जाता है। अगर संघर्षी ना दिया हो, अगर उष्म व्यंजन दिया हो तो इसको उष्म व्यंजन भी लगा सकते हैं। 11 नंबर, निम्नांकित में से बताइए कि निम्न नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। बहुत ही आसान है। 11 नंबर, नवीन विकसित यानी कि जिनका विकास अभी अभी हुआ है, मतलब नया हुआ है, जो पहले से नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ख और ग। क्यों? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे नुक्ता लगा हुआ है, नीचे जो आप देख रहे हैं वो नुक्ता लगा हुआ है, ठीक है। 12 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, तो 12 का आंसर होगा सी, म जो है हमारा घोष वर्ण है, ठीक है। 13 नंबर देख लेते हैं आप। हमें इसमें 41 तक जाना है और हम जहाँ भी ज़रूरत होगी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बतलाने की, वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे आप इस वीडियो से पूरी तरह से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। 13 नंबर देखते हैं, कौन सा अमानक वर्ण है जिसको वर्ण नहीं माना गया है। यानी कि हम जो हमेशा नेचुरली यूज़ करते हैं, हमारे वर्णमाला में ख है, ध है और भ है, कभी आपने इस तरह का देखा है क्या? कभी भी हमारे वर्णमाला में ये नहीं मिलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अमानक वर्ण, ऑप्शन नंबर सी। 14 देखते हैं, क, ख, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं। क, ग, ज और फ ध्वनियाँ किसकी हैं, तो ये अरबी फ़ारसी की हैं। कैसे पहचान में आएगा अरबी फ़ारसी की हैं, इसके नीचे आप देखिएगा तो ये नुक्ता लगा हुआ है, ठीक है, तो ये अरबी फ़ारसी की हैं। 15 नंबर, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या होती है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में मूलतः हमारे वर्णों की संख्या 52 होती है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, यानी कि ये जो छ ध्वनि है वो किसके अंतर्गत आती है, तो 16 का आंसर होगा संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। संयुक्त वर्ण के अंतर्गत हमारी 4 ध्वनियाँ आती हैं, ठीक है, उनमें से एक ये भी है छ। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। 17 नंबर, छ किस वर्ण के बाद आता है, तो इसका आंसर होगा क। इसका आंसर क, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसे होगा, यानी कि ये जो छ है वो किस किस से मिलकर बना हुआ है, तो ये हमारा बना हुआ है क से और ये स से मिलके, यहाँ पे हम दे देंगे क और स से मिलके बना हुआ है, तो ये हमारा क आंसर हो जाएगा। 18 नंबर, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है। यह भी हमारे ज्ञ भी जो है वो संयुक्त व्यंजन है। छ भी, जैसे कि मैंने आपको बताया, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से, छ, त्र, ज्ञ और स्र, जिसमें से छ हमने देख लिया। यहाँ पे अभी हमसे पूछा है ज्ञ, तो ज्ञ किस किस से बना होता है, तो ज्ञ हमारा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञ हमारा ये ज से और यहाँ से बना होता है, तो इसका आंसर आप ऐसा कहाँ पे दिया हुआ है 18 का, तो ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19, अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण कौन सा है, तो 19 का आंसर हो जाएगा अघोष वर्ण हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अघोष वर्ण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। बहुत ही सिंपल है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी शुरू में ही कि क के जितने भी वर्ग होते हैं, यानी कि क से जो भी शुरू होता है, क, ख, ग, घ, ये सब कंठ से बोले जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कंठ। 21 नंबर,
इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है? अभी मैंने बताया संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। आप एक कॉन्सेप्ट को समझ लो, उसी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको पूरा देखिएगा। मैं बहुत अच्छी तरह से बताने की कोशिश करूंगा, आपका बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि हम अभी इसकी शुरुआत कर रहे हैं। हम पूरा लूसेंट ग्रामर हिंदी का जो है उसको ख़त्म करेंगे। 21 का हो जाएगा, आप ही इसका आंसर बता चुके होंगे। 21 का आंसर क्या होगा? तो बी। इसमें 4 होते हैं, कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और एक ये वाली स्र। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दैत्य नहीं है? उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, यानी कि इसको दांत से, चारों में से एक को जो है वो दांत से नहीं बोला जाता है। तो यह ट। ट क्या है? मैंने आपको बताया था, ट हमारा मूर्धन्य है, यानी कि ट से जो भी शुरू होगा, ट, ठ, ड, ढ, ये सब हमारा मूर्धन्य है। और क्या ये दांत से जो, अच्छा यहाँ पे ये भी आप देख लीजिए कि दांत से कौन कौन से जो वर्ण हैं वो बोले जाते हैं। तो जो त से शुरू होते हैं, यानी कि त, थ, द, ध, ये सब जो है वो दांत से बोले जाते हैं। 23 नंबर देखते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? 23। तो उन्हें अकरांत कहते हैं। अकरांत, देखिए करांत होता है एक, ये करांत होता है। अब इसमें जो भी आप जोड़ दीजिएगा स्वर, वो उसके हिसाब से बन जाएगा। अगर कोई आता है छोटी ई का तो ये इकारांत हो जाएगा, बड़ी का तो ये इकारांत हो जाएगा, अगर ऊ आया तो ये उकारांत हो जाएगा। ठीक है, तो ये कारांत हमेशा होता है, जो भी अक्षर लास्ट में होता है वो आप लगा देंगे। यहाँ पे अ है तो ये अकारांत हो जाएगा। 24। छ वर्ण किस योग से बना है? मैंने अभी बताया था, छ पहले क्वेश्चन में पूछा था कि छ वर्ण क्या है, तो संयुक्त व्यंजन है। इसमें मैंने आपको बताया था कि छ वर्ण किससे किससे मिलके बना हुआ है। तो इसका आंसर आप ही बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा क और स से मिलकर बना हुआ है। तो 24 का जो आंसर होगा वो हमारे पास ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 25 देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? अब इसका आंसर आप बताइए कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। अच्छे से पढ़िएगा क्या क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो होगा 25 का आंसर जो होगा वो 13 होगा। अब कुछ लोग 11 भी कहते हैं, 11 कब होगा 13 कब होगा, आज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कुल तो ये 13 हो जाएगा। अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी है तो 11 हो जाएगा। कुल जब भी शब्द लगा होगा तो 13 हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? कौन सा स्वर नहीं है? तो स्वर आपको पता है कि अ, आ, ई से स्टार्ट होता है, तो इसमें से सिंपल सा आप बताओगे। 26 का आंसर हो जाएगा डी, ये हमारा व्यंजन में आता है। व्यंजन में भी कौन सा? ये पंचमाक्षर, यानी कि जो नाक से बोला जाता है, नासिक स्वर है। 27 नंबर, मैं बहुत सारा एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताते चल रहा हूँ। ये एक तरह से चैप्टर को पूरा पढ़ते तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो पूरा आपको याद हो जाएगा। 27 नंबर देखते हैं। कौन सा ट वर्ग नहीं है? ट वर्ग में कौन सा नहीं है? तो ट, ठ, ड, ढ, आप जो भी देखिएगा उसमें इसमें से कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा हमारा घ, ये क वर्ग का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 28 देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। ठीक है, 33 हो जाएगा इसका आंसर। याद रखिएगा, ऐसे यही सब क्वेश्चन में हम लोग फंसते हैं अधिकतर, और यही सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 33, व्यंजनों की संख्या 33। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, यानी कि जो पीछे से बोला जाता है वो कौन सा स्वर है? आंसर होगा आ। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आ। नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इसका जानना चाहते हैं पूरा क्या है, तो ये जो पंच स्वर है वो हमारा जीभ के आकार पे ये पूछा गया है, जीभ के आधार पे पूछा गया है। इसमें 3 होते हैं जीभ के आधार पर, हम अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो ये पंच स्वर में हमसे पूछा गया है, तो पंच स्वर में हमारा आ आता है। मध्य स्वर अगर आता तो हमारा अ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अयोग वाह है?
निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो अयोगवाह है? 30 नंबर देख रहे हैं। 30 नंबर का आंसर हो जाएगा विसर्ग जो है उसे अयोगवाह कहा जाता है, तो अयोगवाह विसर्ग हो जाएगा। 31 छ ध्वनि का उच्चारण कहाँ से होता है? बता दिया है हमने, छ ध्वनि का उच्चारण कहाँ से होता है। च छ, आप बोल के देखिए ना, आप बोलिए च छ, तो क्या तालु लग रहा है? तालु आपका टच कर रहा है, तो 31 का आंसर हो जाएगा तालव्य। ठीक है, इस तरह से आप पता भी कर सकते हो। प्लीज़ आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी कर लीजिए, मैं वेट कर लेता हूँ 10 सेकंड का। प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिएगा प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, हम इसका और भी लाएंगे ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। सब्सक्राइब कर लीजिए। 32 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? बहुत दफ़ा ये तो क्वेश्चन बता दिया, आप देख सकते हो कि हिंदी का क्या पैटर्न होता है। अगर आपने एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया तो उसी को घुमा घुमा के पूछ रहा है यहाँ पे। आपने इसका आंसर बता भी दिया होगा 32 का, तो इसका आंसर हो जाएगा ये स। बाकी हमारा 4 मैंने आपको बताया था, इसमें से 3 आप देख लीजिए कौन कौन सा होता है। संयुक्त व्यंजन छ होता है जो क और स से मिलके बना होता है, त्र होता है, ज्ञ होता है, और एक हमारा चौथा जो होता है वो ये होता है। ठीक है, चारों क्लियर हो गया। 33 तालव्य व्यंजन है, इनमें से तालु से कौन से बोलते हैं? अभी एक क्वेश्चन पहले मैंने आपको बताया कि आप चेक कर लीजिए बोल के। तालु से बोलते हैं च छ छ छ, आप बोलिएगा तो तालु टच होता है। 34 देखते हैं, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? तो ये हमारे अंत अस्था में आते हैं, ये डायरेक्ट आप याद कर लो। अंत अस्था में कौन कौन से आते हैं? तो य र ल व आते हैं। रट जाओ, इसको बहुत बार पूछता है। अंतस्थ व्यंजन यानी कि य र ल व। अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का संबंध होता है 35, तो इसका आंसर हो जाएगा नाक और मुंह से। अनुनासिक मतलब जो नाक और मुंह दोनों से उच्चारण हो। हम 41 क्वेश्चन तक करेंगे, 35 पहुंच चुके हैं। 36 नंबर, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन जो नाक से बोले जाते हैं, मैंने बहुत दफ़ा फिर से बताया, आप याद कीजिए। अनुनासिक व्यंजन जो पंचमाक्षर होते हैं वही अनुनासिक होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन कौन से पंचमाक्षर में आते हैं? तो हमारा क वर्ग का अंग हो गया, च वर्ग का ये वाला हो गया। ठीक है, ये सब हमारे पंचमाक्षर अक्षर में आते हैं। 37 देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? अब मैंने आपको बताया था कितनी होती है, आप बता दीजिए इसका। इसमें आपसे नहीं पूछा गया है कुल कितने होते हैं, कुल होते तो आप कितने बताएंगे? 13। इसमें नॉर्मल सा पूछा गया है, मैंने आपको पहले ही इसलिए क्लियर कर दिया था। इसमें नॉर्मल सा पूछा है कि कितने होते हैं, तो 11। अब आपको अंतर समझ में आ गया कि कब 13 कब 11। ठीक, 38 देखते हैं, कंठ ओष्ठ है, यानी कि कंठ ओष्ठ है मतलब कंठ और होठ से बोले जाने वाले ध्वनि का उदाहरण है, निम्न में से किसको बोलते हैं? तो 38 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए। 39 भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। इसमें कन्फ्यूज़न बहुत बार होता है, ये इंग्लिश में भी आता है हमारे, ठीक है, ये हिंदी में भी आता है कि कौन सा चीज़ पहले आता है। तो 39 में पहले हमारा आता है, आप इसको आज पूरा रट जाइए, इम्पॉर्टेंट है, आएगा आपसे पूछेगा कि सबसे पहले क्या होता है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, शब्द होगा या वाक्य होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारे पास डी। पहले सही क्रम जो होता है वो ध्वनि बनती है, फिर उससे हमारा शब्द बनता है, फिर पद बनता है, फिर वाक्य बनता है। डी। 40 देखते हैं, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख्य विवरण में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम लगा। यानी कि हम कंठ से शुरू करते हैं, कंठ से हमारा क्या शुरू होता है और हमारे मुंह तक सबसे आगे तक क्या क्या कौन सा बिल्कुल पीछे से आगे आता है। तो सबसे पहले कंठ से हम शुरुआत करते हैं, तो हमारा कंठ से हम बोलते हैं, हम कंठ से कौन सा क ख वाला। फिर उसके बाद हम उसके आगे बढ़ेंगे तो तालु की ओर जाएंगे, तालु ये च छ ज वाला। फिर उसके बाद वर्तस से आ जाता है हमारा, फिर उसके बाद दांत से भी बोलते हैं, दांत से, और फिर हमारा होठ से। तो ये हमारा सही क्रम होगा, 40 का आंसर हो जाएगा ए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे,
प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, VVI लगा सकते हैं इसको, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ल, तो इसका आंसर हो जाएगा ल। 41 का ए पार्श्विक है, ल हमारा पार्श्विक है। इसमें मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ, अगर आपसे पूछे य और व पूछे तो ये हमारा अर्धेश्वर है। र पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये र पूछे कि र ये इसी तरह की प्रयत्न के आधार पर र किस प्रकार की ध्वनि है, तो र हमारा लुंठित ध्वनि है, लुंठित आंसर होगा। हमसे पूछा है ल का, ल हमारा पार्श्विक है। तो ये हमारा दोस्तों हिंदी का ग्रामर का वर्णमाला का चैप्टर था, जो कि 41 क्वेश्चन था। इसमें हमने इसको पूरा कर लिया है। लूसेंट में इतना ही क्वेश्चन था जो हमारे वर्णमाला से बनते हैं। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगा हो, आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा टेलीग्राम का लिंक है, उसमें उसको जाके आप ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे डेली क्यूजेज होते हैं, हर एग्ज़ाम के क्यूजेज होते हैं। और हमने लूसेंट के जीके के भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो शुरू कर रखे हैं, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप हमारे डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें, उसको करना ना भूलें, ठीक है। प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। हम अगला हिंदी के ग्रामर का कोई भी जो चैप्टर होगा वो लेके आएंगे। उसको देखने के लिए, उसकी नोटिफिकेशन के लिए आप सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। फिर मिलेंगे नए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब वी आर ट्रिकी।